नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कहां तो इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए, कह रहे थे कि लोकतंत्र और संविधान बचा लिया गया है। आप ही कह रहे थे कि प्रभु राम ने बीजेपी को अयोध्या से उंगली पकड़कर बाहर कर दिया। आप ही कह रहे थे कि मोदी अब की बार नीतीश नायडू डिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन ये सब काम जिस ईवीएम के साथ हुआ, आप ही फिर कहने लगे कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। मैं बात राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की कर रही हूं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे हो रहे हों तब ऐसी चुनाव प्रक्रिया ही बचा सकती है जो पारदर्शी हो। ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, ईसी को मशीनों और प्रक्रिया को लेकर पक्की पारदर्शिता बरतनी चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अचानक से ईवीएम पर शुरू हुए अटैक की आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रमुख इलॉन मस्क ने लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा देनी चाहिए। इंसानों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस हैक करने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन यह खतरा बहुत बड़ा है। फिर भारत के एक न्यूज पोर्टल पर फेक न्यूज सामने आ गई। फेक न्यूज में दावा हुआ कि ओटीपी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनलॉक हो सकती है। न्यूज पोर्टल ने अपने आधे पेज के इस खबर का कुछ शब्दों में खंडन भी कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। इलॉन मस्क को भारत की ईवीएम वाली पॉलिटिक्स से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन भारत का इतना बड़ा और प्रभावी चुनाव तंत्र फिर से अविश्वास के कटघरे में वापस आकर खड़ा कर दिया गया। सवाल पब्लिक का है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का ये अटैक ईवीएम पर है या लोकतंत्र पर? क्या मोदी की सरकार तीसरी बार बनने से नहीं रोक पाए तो ईवीएम हैक वाली थ्योरी फिर बाहर आ गई? यही है आज सवाल पब्लिक का। भारत में ईवीएम वाला सियासी हंगामा एलन मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। तो उनसे सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, इस तर्क से तो आपकी टेस्ला भी सुरक्षित नहीं, उसका भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। इस तर्क से तो आपको ट्विटर पोल भी डिलीट कर देना चाहिए। इस तर्क से तो बैलेट पेपर को गिनने वाली मशीनें भी हैक हो सकती हैं। इस तर्क से तो घर की वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव को भी हैक किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और भारत का ईवीएम किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, फिर हैकिंग कैसे हो सकती है? माना इलॉन मस्क एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन इन सवालों को क्या यूं ही खारिज किया जा सकता है? खासकर ये सवाल तो बेहद अहम है कि जब भारत की ईवीएम्स ऐसी मशीनें हैं जिनकी नेटवर्किंग नहीं हो सकती क्योंकि उसमें इंटरनेट या ब्लूटूथ होता ही नहीं है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर डाला भी नहीं जा सकता, तो फिर उसके हैक होने की संभावना कैसे पैदा हो सकती है? और हैरानी की बात है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया जानने वाला हर व्यक्ति ये बात जानता है कि यहाँ की ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन है, किसी दूसरी मशीन से इसका कम्युनिकेशन स्थापित हो ही नहीं सकता। लेकिन न्यूज पोर्टल पर फेक न्यूज छप गई। मैं आपको बता दूं कि ये फेक न्यूज मुंबई नॉर्थ वेस्ट के जीते हुए शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर के संबंध में थी। वो 48 वोटों से उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार से जीते हैं, लेकिन फेक न्यूज पर न्यूज पोर्टल के स्पष्टीकरण के बावजूद शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट मुद्दा बना चुकी है और उन्हें एक मुद्दा हाथ में यूं ही मिल गया है। सुनिए ये बयान। इलेक्शन कमिशन यानी कौन?
बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वाइकर को, टोटली इलीगल। वो हारा हुआ आदमी है। ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है कि देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है। सर, सीएम शिंदे ने कहा है कि ये सब अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? एलिगेशंस लगा। कौन सा एलिगेशन है? ईवीएम के बारे में ऐसे हो नहीं सकता है ओटीपी से। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? सत्ता पक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इंडिया अलायंस, महाविकास अघाड़ी, विपक्ष जो है वो जिन 235-240 सीटों पे जीता है वहां पर हैक नहीं होता है, जहां पे वो हारते हैं वहीं पे हैक का सवाल क्यों खड़ा है? मैं बताऊं, अगर सही मायने में इलेक्शन मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने 350 सीट जीत ली होती। सवाल ये भी होता है कि एक सीट भी अगर शक के घेरे में आ रही है, किसकी जिम्मेदारी होगी ये क्लियर करने की? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ईवीएम्स और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भारत में स्क्रूटनी एक नहीं कई बार हो चुकी है। जब चुनाव चल रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उठे एतराजों को खारिज किया था। इसके बाद बीच चुनाव वोटिंग के परसेंटेज में हेरफेर का आरोप लगाकर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, जबकि हर कोई जानता था कि फॉर्म 17C में दर्ज वोटिंग का आंकड़ा बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बार फिर ईवीएम्स को लेकर झूठ का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट के नतीजों को लेकर। तो एनडीए के खेमे से क्या जवाब आया वो भी सुन लीजिए। आता इलॉन मस्कला सांगा की तू गाड्या बनवू तिथे आणि आम्हाला फुकटची सल्ला देऊ नका। आता या निवडणुकीनंतर तो आता तोंड बंद झाला ना की ईव्हीएम काय हॅक होते। या इलेक्शनच्या नतीजात तर एवढाच आहे। तर मेरे फायदे का होगा तो मेरे को बढ़िया लगता है, मेरे नुकसान का होगा तो फिर ईवीएम को गाली दो। ऐसा थोड़ी होता है। देश में भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब संजोए बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी, वो एक फेक नैरेटिव को, एक झूठी खबर को आगे बढ़ाने के लिए माफी मांगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त सफलता मिली है, बावजूद इसके कि उनका मानना है कि ईवीएम हैक हुआ था, ऐसे अखिलेश यादव माफी मांगे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या विपक्ष को नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पच नहीं रहा, इसलिए ईवीएम पर फिर से सवाल उठा रहे हैं? क्या बिना ठोस सबूत ईवीएम पर विपक्ष का बार बार झूठ का माहौल बनाना भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? राहुल गांधी ईवीएम से रायबरेली और वायनाड जीते, प्रियंका उसी ईवीएम से वायनाड लड़ेंगी, फिर ईवीएम पर सवाल क्यों? क्या मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से इंडिया अलायंस 48 वोट से हारने की टीस ईवीएम पर उतार रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे जी प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, 4 जून को नतीजे आए थे, अब 13 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह हुआ है, सरकार ने शपथ भी ले ली है, लेकिन ये ईवीएम की टीस है जो जाती नहीं। कभी आती है एक फेक न्यूज जो अखबार में छपती है उससे, और कभी आती है एलन मस्क की ट्वीट से। मैं पूछना चाहती हूं, ये ईवीएम का जो पूरा मुद्दा है ये कब सुलझेगा, कैसे सुलझेगा, और इसे सुलझाने में सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि ये जो पूरा मुद्दा है सुलझ जाए, एक बार देश की जनता को इत्मीनान हो जाए। देखिए, ईवीएम हो या एलन मस्क, कांग्रेस हमेशा खंबा नोचने से बाज नहीं आती। यही एलन मस्क जब भारत में आए थे और टेस्ला कंपनी का
अपना भारत में खोलना चाहते थे और प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया था कि जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक हम परमिशन नहीं देंगे। और उस समय जब टेस्ला से बात चल रही तो एलॉन मस्क फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अभी एलॉन मस्क ने कोई अमेरिका के संदर्भ में बयान दिया और उसको कोई विदेश के बयान को कितनी तेजी से उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लेते हैं, उसमें इनकी बाछें खिली हुई हैं। परंतु ईवीएम के बारे में जो इनका अप्रोच है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आखिर आपने क्या समझ रखा देश को कि ईवीएम ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, यूपी में खराब काम किया, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम किया, 23 में खराब काम किया, उसके बाद बंगाल में और तेलंगाना में और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया, महाराष्ट्र गुजरात में खराब काम किया, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम किया, असम में खराब काम किया। मतलब महोदय ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आपके अंदर इतना नैतिक साहस था तो हम कर्नाटक बुरी तरह हारे, आप 132 सीटें जीते और हम 60। आपको कहना चाहिए जब तक सारी काउंटिंग नहीं हो जाएगी, वीवीपैट से मिलान नहीं होगा, हम नहीं ग्रहण करेंगे, जीत नहीं मानेंगे। भाई 3,90,000 से जीते राहुल गांधी, रायबरेली कहना चाहिए था जब तक सारे वीवीपैट का मिलान नहीं होगा मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, जैसे ही जीत जाऊंगा गप से आके सर्टिफिकेट ले लूंगा, जब हार जाऊंगा तो हाय हाय करना शुरू कर दूंगा। मतलब ये कुछ कुछ वो हो जाता है कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, किसी बैट्समैन ने चौका मार दिया, वाह मैं क्या शानदार बल्लेबाज था, और अगली बॉल पे आउट हो गया, ये गेंद ही खराब थी जिससे मैच खेला जा रहा था, ये गेंद टेम्पर्ड थी, ये बॉल टेम्पर्ड थी। इस ढंग की बचकानी बाल सुलभ हरकतें करके भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाना और इन चीजों को बंद करना चाहिए। इसीलिए मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, जिन चुनावों में हम बुरी तरीके से हारे, दिल्ली में 62 सीटें विपक्ष को मिली और हमें 8, आम आदमी पार्टी को 67 और 3, पंजाब में सारी सीटें आप जीते हैं। ईवीएम सही थी कि गलत थी? या ईवीएम आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से सही और गलत करेंगे? इसलिए राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर तराजू पे तौलकर भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा को धूमिल करने से बाज आना चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए, ये सवाल जवाब कब तक चलते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी के जो 99 सांसद जीते हैं, क्या किसका जवाब दूं मैडम? आपका दूं कि सुधांशु जी का दूं? जी एंकर हूं तो मेरा भी थोड़ा सा तो हक बनता है कि मैं भी एक सवाल पूछ लूं, अगर आप नहीं तो आप लोग दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं ना मैडम, इसलिए तो सुधांशु जी से आपसे इससे बेहतर चीज की और सुधांशु जी से इससे बेहतर जवाब की मैं उम्मीद भी नहीं करता। हाँ, पूरे में उन्होंने यही बोला, सिलेक्टिव बात बोली ना, मैं फिर बता रहा हूं और इस बात को मैं स्टैंड करता हूं फर्मली कि ये सेलेक्टिव चीजें होती हैं। आप जहां देखते हैं आप करते हैं, जहां देखते हैं आपको नहीं फायदा है आप नहीं करते हैं। आप एक कंफ्यूजन, एक कमाफ्लॉक क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। आपको क्या आपत्ति है मैडम अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आपने क्या सुधांशु जी से पूछा कि ईवीएम का रोना किसने चालू किया? सबसे पहले वीवीपैट 11 साल पहले आ चुका। पहली बार 2004 में ईवीएम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्लियामेंट्री लाई गई। रोया किसने? 2009 में गुजरात इलेक्शन के पहले अब के भारत रत्न, तब के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी जी ने। और कितना रोया इन लोग ने कि सुब्रमण्यम स्वामी, लालकृष्ण अडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा और अरुण जेटली, पता नहीं कौन कौन, तत्कालीन चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला से मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने भी उनसे कहा, जैसे आप बोल रही है ना कि हमसे ईसीआई ने कहा, उन्होंने भी कहा ये शुद्ध कर दीजिए, आइए बैठिए, नहीं आए। जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक पत्रकार जब उससे पूछता है कि नोटा तो अभी बाकी है, आपने क्यों सूरत के जो मुकेश दलाल है उनको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई वो विजयी हो गए, और उस पूरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, वो छपा जाता है। ये इलीगल है ना, नोटा बाकी था, क्यों नहीं आपने चुनाव कराया? जो मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह जी की सफाई खुद देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके ऊपर आरोप लगे वो सफाई दे, क्यों वो सफाई देने जाते हैं? तो उन पे शंका तो लाजिमी है। आप और सुधांशु जी जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लें, लेकिन लिखा किसने, डॉक्यूमेंटाइज किसका है? जीवीएल नरसिम्हा राव का। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम्स, कब लिखा? 2010 का उदाहरण देते हुए उस समय लिखा।
तब तक ईवीएम उसके बाद से इंप्रूव नहीं हुई है, उसके पहले वीवीपैट चालू हो रत्नाकर चुकी है। त्रिपाठी जी, उसका प्रीफेस आप और तंज उसमें बाकी कस चीजें लीजिए, थी। आप लास्ट में अडवाणी जी ने- पत्रकारों पर अरे सुनिए वार मैडम, कर ना, लीजिए, सुनिए। आपका हक मुख्य है, संदेश किसने आपका दिया? हक है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है तो सिर्फ आपसे, नहीं, सुनिए तो सिर्फ ना, आपसे। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। मैंने 2009 आप मुझे में बताइए उनसे ना, भी सवाल उस पूछा समय- था अरे मैडम, और बोलने दीजिए उसका ना। जवाब आपको पढ़कर सुनाना चाहती ही हूँ। बोल लीजिए थोड़ा फिर। सुनने अगर का आप भी मुझे नहीं साहस बोलना देना रखिए, चाहती है तो मैं थोड़ा चुप हूँ, आप सुनने बोलिए। का भी साहस रखिए रत्नाकर जी। मैं पूरा 16 साहस मई रखता हूँ, आपको साहस नहीं 2012 है, को मैं कटवाल जी। बता दूं, मैं आप बीच में टोकती हैं। नहीं, ना, आपने प्लीज। पूरा आपने मुझे बताया, आप या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके शो पे चुप हूं, आप जितना मन में आए बोलिए। भाई साहब आप मेरी 60 बात पूरी सेकंड होने नहीं ओपनिंग, देंगे। 60 सेकंड आप ओपनिंग मुझसे है, मैंने पूछिए ना, मैंने आपको उस 120 किताब में सेकंड दिया। संदेश लिखा था अब भी अगर चंद्रबाबू आप नायडू पहले ने। बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिएगा, बड़ा पर एहसान एक किया सवाल मैडम, पूछ लूं, आपने इस मुझे पर भी बुलाया तो जवाब आप दे मुझे समय तो दीजिएगा। देंगी ना। आप इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। नहीं, आप 16 मेरी मई बात पूरी होने दीजिए 2012 में मैडम। कांग्रेस पार्टी के अरे मेरी स्पोक्स बात पर्सन सुनिए, मनीष मेरी बात तिवारी पूरी जी हो ने जाने दीजिए, आप सवाल पूछ अडवाणी लीजिए। जी के कंटेंशन जो ईवीएम के बारे में कहा था, उसे कहा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अबाउट मैल फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स। Right. जी। कल्पना की पराकाष्ठा है। अब मुझे तो बता आप दीजिए, पूछिए ये ना तो आज उनसे। भी सांसद बनकर आए हैं, जवाब दे दीजिए ना रत्नाकर जी। मैं आपको वही बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं मैडम, जवाब दे रहा हूं। आप जवाब सुनना नहीं चाहती। नहीं, आप आपके साथ दीजिए दिक्कत ना। ये है, आप बुलाती हैं लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहती। रत्नाकर जी, तो मैं बता रहा हूं, 33 सालों से आप मुझे सबके बताइए, जवाब इसी सुन रही चंद्रबाबू हूं। नायडू ने उस किताब में लिखा था, फिर बीच में बोली आप मैडम। चलिए मैं चुप हूं, आप बोल लीजिए। अब आप बोल लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। आपके पास यहाँ तो कोई तथ्य नहीं है, और या फिर आप तय कर आए हैं कि आपने एंकर को बोलने नहीं देना। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप नहीं, हावी मैं हो क्यों तय जाएंगे। करके आऊंगा हावी भाई, मैं आप किसी बताइए को मुझे, अपने मेरी आपसे ऊपर होने दुश्मनी है मैडम। देती नहीं हूं। आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। लोकतंत्र मैडम जितना मैं अभी आपका है किसी को उतना अपने मेरा। ऊपर हावी नहीं होने देता। चलिए, आपको मैं 45 सेकंड का समय देती हूं, आप जितना जवाब लोकतंत्र दीजिए। आपका है उतना भी मेरा है, जी। यही मैं आपको बता रहा हूं। आपका समय शुरू होता है तो अब। आप मेरी बात सुनिए, चंद्रबाबू नायडू से पूछिए ना, जिन्होंने, फिर आप भी वही बीच में, चंद्रबाबू नायडू से पूछिए जिन्होंने प्रश्न उठाए उसी किताब में। और तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। ईवीएम मशीन्स को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर लोगों के अंदर संशय बढ़ा। और जस्टिस संजीव खन्ना ने 26 अप्रैल 2024 को अपना जो डिसीजन दिया, स्प्लिट डिसीजन था दीपांकर दत्ता जी का और जस्टिस खन्ना का, उसमें उन्होंने यह भी मांगा सजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप बताइए कि जो वोटिंग काउंटिंग मशीन हो सकती है जो पेपर ट्रेल को काउंट करे और उस पेपर ट्रेल पे बारकोड रहे पार्टी के लेकर के, क्यों कहा उन्होंने? सब ठीक था, सीधे रिजेक्ट कर देते। उन्होंने तो लिखा ही था कि ये ठीक नहीं है, वी कांट गो बैक। फिर ये प्रश्न क्यों पूछा उन्होंने? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया? 26 अप्रैल से आज 18 जून हो गई, उन्होंने इस पर कोई जवाब दिया? नहीं दिया। तो आप चाहें तो इसको रोना बोल सकती हैं, सुधांशु जी चाहें इस पे लंबे लंबे वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन न आप हमारा विरोध करने का अधिकार छीन सकती हैं, न आप मेरे ऊपर हावी हो सकती हैं, न आप कांग्रेस और विपक्ष पर हावी हो सकती हैं। हम हारे चाहे जीते। अभी तक तो सुधांशु जी और उनकी पार्टी को लग रहा था कोई ईवीएम का रोना नहीं रो रहा है, अभी ईवीएम पे बोल दिए तो क्यों उनको खराब लग गया? सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं फिर आपको बता दूं, 45 सेकंड बोलकर 90 सेकंड का मैंने आपको समय दिया है, लेकिन आप अब भी मेरे पर हावी होना चाहेंगे और बहुत बढ़िया होने किया दूंगी मैडम, नहीं। आपका शुक्रिया। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब मैं टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों जवाब देता हूं। महोदय, जिस जमाने की बात 2000, हाँ अब आप देखिए, बता रहा हूं 2007 और 8 के जिस दौर की बात कर रहे हैं महोदय, दो बातें। उस समय वीवीपैट से इनवेरिएबल मैचिंग नहीं होती थी। नंबर 2, सारे के सारे जो इलेक्शन बूथ थे सब सीसीटीवी से कवर्ड नहीं थे। नंबर 3, उस दौर का एक आप ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए, प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें कि चुनाव आयोग ने डेट और टाइम देके कहा हो कि यह हैकाथन है, जिसको आकर हैक करना हो हैक करके दिखाए, जो इस दौर में हुआ। तो उस समय कंसर्न थे। अब सारे के सारे सीसीटीवी से फुल्ली कवर्ड है। अब अगर आप देखें तो
उन्होंने हैकाथन करके पूरी तरीके से आपको मौका दिया है कि जिसको आकर ये करना हो वो करके देख सकता है। और अब वीवीपैट से भी इनवेरिएबल हर विधानसभा से 5 को निकाल के मिलान किया जाता है। तो बस ये विषय समाप्त हो गया। मगर आपको ये भी बताना चाहता हूं, अब क्यों उठा रहे थे रोना, तब तक कहीं दिल में कोई तमन्ना दिख रही थी कि किसी तरीके से गठबंधन में खड़बंडल हो जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। अब आपने बहुत देर बोला सर, जनाब हमारे भी 4 सेंटेंस सुन लीजिए। अब चूंकि उन भावनाओं पर भी, आशाओं पर पानी फिर गया, अब कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर वो लौट के ईवीएम पे आ गए। और मैं तो कहना चाहता हूं, आप तो वो लोग हैं, अगर भारत के इतिहास में किसी एक प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली का दोषी कोर्ट के द्वारा माना गया, वो थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्हें बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी धांधली के लिए दोषी माना। जब से चुनावी हिंसा खत्म हो गई है, बंगाल को छोड़कर लगभग, जब से मतपेटियां लूटने की घटनाएं खत्म हो गई हैं, तब से आपको कभी जिंदगी में 240 सीटें भी नसीब नहीं हुई हैं। मुझे याद है 1991 में अमेठी का चुनाव, रत्नाकर त्रिपाठी जी आपको याद होगा, जब तक रिजल्ट आया राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी, पर बूथ कैप्चरिंग के लिए कांग्रेस के नेताओं ने गोलियां चलाई थी। 21 लोगों पर एफआईआर हुई थी और अमेठी के संजय सिंह जी के पेट में गोली लगी थी। यह राजीव गांधी के चुनाव के समय का था। अखिलेश यादव जी जब चुनाव लड़े थे तो हत्याएं होती थी, हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और उस जमाने में ऐसी ऐसी घटनाएं भी आती थी कि किसी बूथ पर जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट निकल आते थे, क्योंकि जब मतपेटी कई बूथों की लूट के ले जाई जाती थी तो कई बार ढकाढक डाल के डालने में यह ध्यान ही नहीं रहता था, उसमें ज्यादा डाल दिए गए। 1 घंटे के लिए बूथ कैप्चर होता था और सारे वोट पड़ जाते थे। अब तो ईवीएम की वजह से 20 सेकंड का टाइम लैग है, तो वो हो नहीं सकता। तमाम लोग आप कहते थे साहब आए, उन्होंने कहा आपका वोट पड़ गया। वो जमाने अच्छे लगते थे जब पारदर्शिता कम थी, और जब से वोटर आईडी कार्ड आया है उसके बाद से कभी इनको 240 सीटें नहीं मिली जितनी आज हम लेके आए हैं। इसलिए आपके दिल का वो दर्द, आपकी वो बेताबी और इस सरकार के सुव्यवस्थित ढंग से चलने के कारण, आपके दिल में उत्पन्न होती हुई छटपटाहट के कारण ईवीएम का वो पुराना राग सहज स्वाभाविक समझा जा सकता है। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार, तमाम चीजें आपने कही। तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, अब फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलॉन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? देखिए, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि ये बात ईवीएम वाली कल बोली गई, किसी ने कोई बात नहीं बोली। मुझे लगा कि सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते हैं, जनता का दर्द समझ रहे होंगे, लेकिन इतने निष्ठुर, कठोर, निर्दयी हो सकते हैं ये पहली बार पता चला है कि देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया है और 15 लोगों की मौतें हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। कम से कम उसके बारे में 2 शब्द बोलते। हम सारी बातें कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता ने आपको भी वोट दिया है। वो जनता, ट्रेन हादसे में उनकी मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दुनिया की बातें कर रहे थे, 2008, 2009, 2012 की बातें कर दी, 14 की बातें कर दी, 24 तक आ गए। आज भी आ जाते और कहते हाँ सरकार मेरी है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं कोई हमसे कमी छूट गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे अपने लोग खोए हमने। एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। मैं आदमी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कदर नहीं, मानवता की कोई जगह नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। थोड़ी मानवता दिखाते अच्छा लगता, उसके बाद हम ईवीएम पे बात करते। दुनिया की बातें होगी ईवीएम के ऊपर में, या अभी चुनाव खत्म हुआ है? अरे आप तो कहते हो कि इसी देश की जनता ने आपसे 240 सीटें दी है, लेकिन वो जनता की मौत हो रही है तो आपको कोई संवेदना नहीं है। तो वो जनता सोच रही होगी ना, मैंने किस आदमी को, किस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिनको हमारी संवेदना ही नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी मौत होगी। वो ईवीएम की बात पे उलझे हुए हैं। अब मैं आपको ईवीएम की बात बताता हूं। ये बताइए 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया, फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी, उस पर उठाया। आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था? बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो
आपके सरकार के समय में जो घटनाएं घटती हैं, जो आप आवाज उठाते हो, जब हम उसकी बात बोलते हैं तो आप कहते हो इसमें कैमरा नहीं था, उसमें फला नहीं था, दिखना था। ऐसे नहीं चलता है। हम कह रहे हैं कि आपके यहां पे चुनाव हो रहा था, आपका 48 वोट से आपका सहयोगी सांसद जीता है। आप बताइए उसका रिश्तेदार मोबाइल लेके पोलिंग काउंटिंग में कैसे घुस गया? कौन जवाब देगा इसके ऊपर में? और न जाने ऐसी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सहयोगी सरकार, आपकी सरकार चल रही है, और मोबाइल लेके घुस जाता है। उसमें मार में एक शब्द नहीं बोलते आप। फिर अभी पता लिपापोती करोगे। नहीं, एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल एफआईआर हो गई है। अरे कितनी जगह लेके घुसे होंगे, क्या क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, कैसे कैसे फोन करके लोगों को वो क्या अपनी उसमें लिया होगा। भाई मोबाइल नहीं ले जाने का मतलब होता क्या है? लेकिन आपकी उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे आप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती है। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं, आप कहते ये हमने जीत के दिखा दी है, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। लेकिन वो तो जीत ली, सर्टिफिकेट ले लिए, अब जो है 13 दिन बाद ये सवाल, ये क्या सही है? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। विपक्ष को अरे जवाब मेरी बात देखिए, भदौरिया जी बड़ी विचित्र बात करते हैं। ट्रेन हादसे पे किसने नहीं बोला है? प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है, और राष्ट्रपति ने बोला है, सभी लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की है। मगर भदौरिया जी, आज कम से कम आप इंसानियत की बात करते हैं, आपके नेता चुप हो जाते हैं कि आज के दिन हादसा हुआ, आज चुप रहूंगा, कल उठाऊंगा ईवीएम का मुद्दा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लजता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी 90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, तो मतलब ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी, अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए? इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने? कितने लोगों की मौत हो गई, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए? आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आज ये मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, और कल ये मुद्दा उठाना चाहिए था। मगर आपके अंदर ये इंसानियत नहीं है, क्योंकि आपके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट बात है, और कितनी बेशर्मी के साथ आकर आप यहाँ पे हाथ आकर बोल रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा किसने उठाया? हमने या आपने? कम से कम एक दिन तो शांत रह सकते थे ना। क्या देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो मैं शांत रहूंगा, और आकर आप चिल्लाने लगेंगे। मैं मानती हूं अनुराग भदौरिया जी, मैं मानती हूं कि रेल हादसा है और बहुत संवेदना का विषय है। लेकिन संवेदना के विषय में मैं चाहूंगी आपको हल्का सा करेक्ट कर दूं, फैक्ट रख दूं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो नंबर अभी कहा है वो 9 है, 15 नहीं जैसा आपने कहा। हताहत लोग एक भी हो वो भी बहुत है इस देश के हृदय में संवेदना के लिए, लेकिन नंबर ऑफिशियल 9 है, तो आप 15 ना कहें। और मैं आपकी फीलिंग्स समझती हूं और बहुत कदर भी करती हूं आपकी फीलिंग्स का। लेकिन अनुराग जी, मैंने जब आपको इस डिबेट पे बुलाया था तो मैंने आपको जबरदस्ती रस्सी से बांध कर नहीं लाई थी। मैंने बताया था कि ईवीएम पर आज डिबेट है, क्योंकि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं ईवीएम की डिबेट कर रही हूं। मैं इसीलिए आपको रस्सी से बांधकर नहीं लाई थी अनुराग भदौरिया जी। आप स्वेच्छा से इस डिबेट पर आए हैं, और अब सारे देश को, सारी दुनिया को अगर आप बताएं कि संवेदना उनमें नहीं है, सिर्फ आप में है, तो थोड़ी आपकी ज्यादती होगी। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी आप मुस्कुरा रहे हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि किसी न किसी बहाने से डिबेट को भटकाना है। इस बार मुद्दा सही नहीं चुना अनुराग भदौरिया जी ने, क्योंकि यहाँ इंसानों की क्षति हुई है। इस मुद्दे को डिबेट भटकाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं वापस आती हूं ईवीएम के डिबेट पे, और आपकी पार्टी ने मुद्दा उठाया है जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का,
48 वोटों से शिंदे सेना जो सीट जीती है, अब 48 वोटों से जीती है, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पसंद तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है, जब एक विनर डिक्लेयर कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन के हाथ से बाहर है, क्योंकि ये अब जो विनर्स की लिस्ट है राष्ट्रपति जी के पास चली गई है, सारे लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये बार बार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाना क्या सही है? नाविका जी नमस्ते। पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट है। हमने आपत्ति एक लोकसभा सीट पर उठाई है जिसका नाम है मुंबई की उत्तर पश्चिम। हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 9 जीते 12 पे हार गए। हमने कोई आपत्ति नहीं बताई, हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने सिर्फ एक विशेष सीट को लेकर ये बताया है कि उस सीट पर धांधली हुई है। धांधली होने के पीछे आधार है, कारण है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर शाम तक 2200 वोटों से चुनाव जीत गए। हमने कहा कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए, हम बाहर निकले। उस समय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी जी है, उन्होंने समय बिताया। 1 घंटे जब समय बीत गए तो वापस वहां पर पुनः मतगणना शुरू हो गई। जब मतगणना शुरू हो गई तो ये कहा गया कि अब एक नया जांच होगी जो कि पोस्टल वोटर है। बताइए नाविका जी, पोस्टल वोटर तो सुबह गिने जाते हैं ना। ये पूरे भारत में एकमात्र हमारी सीट है जहां पोस्टल वोटर की वापस गिनती हो रही है, वो भी कब? शाम को। ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे भाई, या तो आप पहले कर लिए होते और या तो फिर आप नहीं करते। ये आपने जब पूरी धांधली का प्लान बना लिया तब आपने किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने तो पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। शिकायत करने वाले का नाम है भरत शाह, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि जो जीते उम्मीदवार है रविंद्र वाइकर, उनके सगे साले मंगेश पंडिलकर, वो वहां मोबाइल लेकर थे। अब मोबाइल लेकर जाना तो उचित नहीं होता वोटिंग काउंटिंग पर, वो तो केवल अधिकारियों को अलाउ होता है। एक व्यक्तिगत आदमी मोबाइल लेकर कैसे गया? इसकी जांच वनराई पुलिस स्टेशन गोरेगांव में है, वहां चल रही है। हमने जब चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर को हमने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बाद में आना। आज हम 17 जून को डिबेट कर रहे हैं, मामला है 4 जून का। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें न्याय चुनाव आयोग नहीं देगा, हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब एक क्रिकेटर 99 रन बनाकर सेंचुरी पूरी करने वाला होता है और अंपायर के गलत डिसीजन से वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है और बाद में जब तीसरी आंख बनकर थर्ड अंपायर ये कहता है उस दिन तो वहां मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो क्रिकेटर का तो पूरा जीवन चौपट हो जाता है, उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाती। वही हमारे साथ भी होगा। हमारा उम्मीदवार पुनः जीतेगा, लेकिन कब? जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां बहस होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब बताइए, हम यही सब करें? आप लोग यही चाहते हो तो हम करेंगे, हम धक्के खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं धांधली हुई है और इसका विरोध हम कर रहे हैं तो ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि नहीं? आप बताइए। हम सभी 543 पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, एक सीट पर ही लगा रहे हैं। 48 वोटों की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। पहले हम जीते थे 2200 से, फिर 4800 से हरा दिए। कोई बात नहीं। आनंद दुबे जी, अब रुलाएंगे क्या? अब रुलाएंगे क्या? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, आपका अधिकार है। अगर आपके मन में कोई संदेह हुआ तो आपका अधिकार है, मगर आपने जो क्रिकेट का उदाहरण दिया बहुत मिसफिट है, क्योंकि थर्ड एम्पायर का डिसीजन ऑन द स्पॉट आता है। और अगर एम्पायर मना कर देता थर्ड एम्पायर का डिसीजन देने के, तो जो टीम होती है उसको रिव्यू का अधिकार होता है। ना आपने थर्ड एम्पायर का डिसीजन लिया, ना रिव्यू का अधिकार लिया, जाके घर में बैठ गए। फिर आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, यानी जो उस लड़ाई में था ही नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जाके कहा, तो अचानक हम सोते से उठ के जागे और हमने कहा नहीं 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 जी, सब गड़बड़ हुआ है और अब हम प्रक्रिया को पूरा नहीं करना चाहते। यानी अगर किसी के नंबर कम रह गए तो होता ना कि स्क्रूटनी में जाइए, स्क्रूटनी का इंतजार नहीं, अभी अभी मुझे डिक्लेयर कर दीजिए। तो मान्यवर, इस प्रकार से नहीं होता। और जहां तक आपने हारने की बात कही, तो इस देश में ऐसे भी उदाहरण है जहां एक वोट से हारे, कई बार ऐसा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान विधानसभा में पिछली बार जो राजस्थान के स्पीकर थे, ये पिछली राजस्थान विधानसभा में सीपी जोशी जी 1 वोट से चुनाव हारे थे, 1 वोट से। तो राजनीति
में हार और जीत एक वोट से भी चलती है। और आपने कहा 99 पे बैट्समैन एलबीडब्ल्यू हो गया। ये बताइए वो सीट आपकी है कि कांग्रेस की है? तो सीट आपकी है कि कांग्रेस की है? तो 99 तो कांग्रेस के हैं। आप उसमें कहां से खामखा में 99 मान्यवर अगर आप हैं तो 232 में हैं, जिस 232 में 60 सीटें एक दूसरे से लड़के आए हैं। अच्छा, और 99 आप नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, मुझे लगता है हर जगह पे आप गलत बयानी कर गए हैं, चाहे डिसीजन रिव्यू करने से लेके क्रिकेट का उदाहरण देना हो या 99 पे एलबीडब्ल्यू देना हो। आनंद दुबे जी, 23 सीटें ऐसी हैं, 23 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से इस बार जीती गई हैं। 13 एनडीए के खाते में चली गई, 10 इंडिया के। अब 23 की 23 सीटों पर लड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ईवीएम ने कुछ वहां किया है। अच्छा नाविका जी, मान्यवर मेरी बात आप शायद ठीक से समझ नहीं पाए। हमने कहा कि हमने मशीन और मोबाइल के ओटीपी को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं की है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने चुनाव आयोग और अधिकारियों की शिकायत नहीं की है। हमने बकायदे 4 जून को लिखित शिकायत की है, लेकिन उन्होंने आज 17 जून हो गए, कोई जवाब हमें नहीं दे रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट अंततः जाना ही होगा। और नाविका जी एक बात बताइए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हुआ है, एक सीट 48 वोटों से कोई हारा है और वहां धांधली हुई है, तो 22 सीटों का तो हाल चलो 22 सीटों वाले जाने। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बार तो वाजपेयी जी की पूरी सरकार चली गई थी ना एक वोट से। याद है ना गिरधर गोमंग का किस्सा, जो मुख्यमंत्री बन चुके थे ओडिशा के, लेकिन अपनी एमपी की सीट उन्होंने तब तक त्यागी नहीं थी और आकर एक वोट दिया और उस एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर रही थी। तब तो कोई नहीं रोया। नविका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, वाजपेयी जी के एक वोट से गिरी सरकार, जो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी अनैतिकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन वाजपेयी जी ने उसको स्वीकार किया। लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि जो आनंद दुबे जी हैं वो सिर्फ एक सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं इन्होंने वो निर्णय सुना था या नहीं सुना था, इनकी पार्टी ने सुना था कि नहीं सुना था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो उन्होंने कहा था 7 दिन के भीतर जो भी टॉप 3 कैंडिडेट हैं जो हारे हुए हैं, वो जाकर वहां एक याचिका डालें, फिर से करवा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन ये सब नहीं करेंगे। आप इसको समझिए नविका जी, ये हार गए, सारे झूठ प्रपंच अराजकता के बाद हार गए। अब इनको लग रहा है कि अगले 5 साल इतनी ताकत लगाने के बाद, इतना झूठ बोलने के बाद फिर से वही करना है। हमें बैठना तो विपक्ष में ही है। और जिस वक्त की बात लोग कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज किस ड्रामेटिक्स पर आ गए। 2009 में जब आडवाणी जी ने कहा था, आडवाणी जी तो हार गए ना भाई, और जो हारता है अगर वो कहता है तो निश्चित तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि ईवीएम से जो हारता है वो जाता है उसके खिलाफ। और तब से जितने एहतियाती इंतजाम थे वो सब उसमें ऐड किए गए। आज भी मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी याचिकाएं सुनी है। अगर लगता है कि कोई एक चीज है ये गड़बड़ है तो वो बताएं। लेकिन दुर्भाग्य से ये देश में एक संदेह का, अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं। दुनिया आज हैरान है कि भारत कैसे सब चीज में आगे निकल जाता है। और एक लाइन जरूरी है, सबको सुनना चाहिए, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं। जिन एलॉन मस्क ने बोला है ना, प्यूर्टो रिको का एक प्राइमरी का इलेक्शन था, उसी एलॉन मस्क के, उसी अमेरिका में जो बाइडेन कागज की पर्ची लेकर कोविड के समय में घूम रहे थे, और भारत में हम आप भी एयरपोर्ट पर जब जाते थे तो कोविन का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाते थे। हमें पता होता था कि अमेठी के भी सुदूर किसी इलाके में कहां हमें वैक्सीन मिल जाएगी, ये भी कोविन पोर्टल बताता था। ये कूप मंडूक लोग हैं, ये देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं, जो अब भी अमेरिका को देखते रहते हैं। वो जो करेगा बस उतना सही है। ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। मैं दर्शकों के भी सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। आनंद दुबे जी, अनुराग भदौरिया जी, रत्नाकर जी, आ रही हूं। रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश ईवीएम के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि जहां इनकी हार हो वहां इसको भुना सके? संजय मिश्रा का बदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र लेकर लोकसभा में जा रहे हैं, उसी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिए, दूसरे सवाल का जवाब भदौरिया जी।
नहीं, ये टारगेटेड सवाल है, उनको करने दीजिए। मैं तो सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। सुधांशु जी, 89 के जिस इलेक्शन की बात की आपने, जिसमें टारगेटेड सवाल जनता का सवाल है। परिक्षेत्र हुजूर रत्नाकर जी, बड़े भाई मेरे, आप जनता का सवाल है, जनता का सवाल है। अभी लाइव डिबेट पर आया है आपकी बात सुनकर। सुधांशु त्रिवेदी जी के जवाब दे देने दीजिए, मैं जनता के सवाल का जवाब दे दूंगा। ओके, दीजिए। चलिए, सुधांशु पहले, जनता बाद में। तो पूरा अमेठी क्षेत्र जानता है, परिक्षेत्र, सुधांशु जी, कि क्या हुआ था। संजय सिंह बैलेट बॉक्स लूट के जा रहे थे, आपस में गोलियां चली, उसमें उनको गोली लगी। संजय सिंह वही है जो बरी जरूर हो गए, लेकिन मेरे जैसा बैडमिंटन खिलाड़ी जानता है कि सैयद मोदी की हत्या किसने करवाई, किसने अमिताभ मोदी को बहन कहा सीबीआई के सामने, और फिर जांच के बाद शादी कर ली। और झूठों की तो फौज है, आपके यहां भी है। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कैमरा नहीं लगा रहता था उस समय पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहां जमा होती थी ईवीएम, उसके बाहर। आप संवैधानिक संस्था पे क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे चोर थे, जब वहां पे कैमरा नहीं लगता था वो हेराफेरी करते थे। और लडवानी जी हारे जीते की बात कहां से आई? आप कह रहे थे कि एक तारीख बताइए। अरे नवीन चावला से मिलने सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी जी, जीवीएल नरसिंह राव, जेटली, सबका एक गया था भाजपा का समूह, और उन्होंने कहा कि मैं कर दे रहा हूं, एक पोलिंग स्टेशन बना दे रहा हूं, आप हैक करके दिखा दीजिए। आप लोगों ने कहा नहीं हम घर ले जाएंगे। तो नवीन चावला ने कहा कि रिवर्स इंजीनियरिंग आप करेंगे, मैं घर ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा। क्यों जनता को भरमा रहे हैं? चलिए, और मैं तो अभी भी कह रहा हूं, चलिए, हैकाथॉन में आप भी नहीं गए थे, लेकिन आप इतिहास पर उतरे हैं। तो पहले तो मैं ये साफ कर दूं, जो इल्जाम आपने संजय सिंह जी पर लगाए हैं कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद, ये डेफोमेशन अगर होती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। चैनल इस पर कोई स्टैंड नहीं लेता, और वो यहाँ है नहीं अपना बचाव करने के लिए। तो मैं कम से कम चैनल की तरफ से नहीं चाहती कि अगर आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं आप कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी बात याद करा दूं आपको, इलेक्शन कमीशन की आप बहुत बात करते हैं, याद करिएगा मनोहर सिंह गिल जी भी थे इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। उसके बाद वो किस सरकार में शामिल हुए थे, शायद आपको याद होगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैडम याद करिएगा कि चंडीगढ़ का देखिए रत्नाकर जी चुनावी धांधली से विषय को व्यक्तिगत उस पर ले गए, तो कम से कम इन्होंने इतना तो एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस के रिजीम में मत पेटियां लूटी जाती थी, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, और आज व्यवस्था ऐसी टेक्नोलॉजिकली फुल प्रूफ बन गई है कि अब वो संभव नहीं है। अरे भैया, उस समय सरकार किसकी थी केंद्र में? अरे भैया मेरी बात सुनिए रत्नाकर जी, सरकार किसकी थी? चंडीगढ़ में सरकार किसकी थी? सरकार यहां भी कांग्रेस की थी, वहां भी कांग्रेस की थी। अरे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन किसने लूटा? अरे भैया जमाने की आप बताइए ना। अब देखिए भाग गए, अब फिर बीच में भी बोलने लगे। त्रिवेदी जी खुद अपने मुंह से इनके निकल गया कि मतपेटियां लूटी जाती थी और इसीलिए चुनाव जीतते थे। जब से मतपेटियां लूटे जाने का दौर खत्म हो गया, ये आपके डीएनए में है, चोरी करना। मोहताज हो गए, एक बार भी बहुमत नहीं मिला, इसलिए आपके दिल की टीस, दिल की कसक समझी जा सकती है। इसीलिए जनता के सवाल का उत्तर नहीं दिया और भाग गए उन चीजों पे जिसपे कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। और आप मुझे बताइए ना, चंडीगढ़ में इलेक्शन बता दीजिए ना। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अमरजोत का दिल्ली से सवाल है, 140 करोड़ के देश में कितने बैलेट पेपर छपेंगे, कितने पेड़ कटेंगे? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, पहले जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था तो विपक्ष कह रहा था कि नीतीश नायडू नहीं मानेंगे, अब जब सरकार बन गई है तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ। ये विपक्ष बार बार गोल पोस्ट क्यों बदलता है? त्रिभुवन प्रताप सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, पढ़ते क्यों नहीं? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, इसी लोकतंत्र और ईवीएम ने राहुल गांधी को एक नहीं 2 जगह से सांसद बनाया और इस काबिल बनाया कि आज वो रायबरेली या वायनाड दोनों में से एक को चुने और इसका फैसला करें। फिर ईवीएम पर सवाल उठाना कितना सही है? नीरज श्रीवास्तव व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, भारत के चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए इंडी गठबंधन के सभी 232 सांसदों को इस्तीफा देकर उनकी सीट से बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की मांग करनी चाहिए, करेंगे? अनुराग भदौरिया जी, छोटा सा जवाब।
देखिए एकदम छोटा सा, मैं सुधांशु जी हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी अभी बैलेट पेपर की लूट हुई है चंडीगढ़ में, किसकी सरकार थी बताइए, आप बता के जाइएगा सरकार किसकी थी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश नहीं आता तो आपने तो मेयर बना दिया था चोरी से, तो इसलिए आपकी सरकार में बैलेट पेपर चोरी हो रहा है, इसलिए पुरानी बात मत कीजिए, मैं तो ताजा आपको याद दिला रहा हूं। जनता के किसी सवाल का जवाब देंगे बैलेट पेपर में आप जब भदौरिया जी, जनता के सवाल का जवाब देंगे, जनता के सवाल का जवाब, जनता के वोट ले लिए, अब जनता के सवालों के जवाब नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र पे विश्वास कम रखती है, भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती है, देश के राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, ये हमेशा से चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे और ये अपना पतली गली से निकलते रहे, लेकिन जनता ने इस बार पकड़ लिया, अब छटपटा रहे हैं, 240 आ गए, छटपटा रहे हैं ऐसे इंतजार ही करते रह गए जनता के लोग भी, पब्लिक जिन्होंने सवाल पूछा था और मैंने भी, चित भी विपक्ष की, पट भी विपक्ष की। सरकार बन चुकी है लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, हर चीज में खोट, हर चीज में जुल्म, और अब पब्लिक के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहता। क्या करेंगे, क्या करेंगे इस लोकतंत्र का जिसमें पब्लिक के सवालों का भी जवाब नहीं आता। यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और आपको दर्शकों धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।